Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I hope you are fine and doing great. In this video, we will discuss the paper of child protection held by PPSC. We have already solved 50 questions in an other video. Now, in this video, we will start from 51 question. 51 question is, what is Sharia? Sharia क्या होता है? सरिया होता है कि ऐसी जो बैटल होती है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार्टिसिपेट तो ना किया हो लेकिन हदायत दी हो, ठीक है। तो ऐसी जो जंग होती है उसे हम सरिया कहते हैं। जबकि गज़वा इसके अपोजिट होता है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार्टिसिपेट भी किया होता है, गाइडलाइन भी दी होती है, हर चीज़ मतलब इन्वॉल्वमेंट होती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काफ़ी हद तक, तो उसको हम गज़वात कहते हैं। टोटल सरिया अगर पूछे जाएँ पेपर में तो 56 है, जबकि टोटल गज़वात का अगर पूछता है तो 27 है और सिर्फ 12 गज़वात का जिक्र है। ये याद रखना है, 12 गज़वात का जिक्र है कुरान पाक में। ये चंद सवालात हैं जो इससे रेलेवेंट पूछे जाते हैं पेपर में। तो आपने याद रखना है कि सरिया क्या होता है कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार्टिसिपेट ना किया हो, और 56 सरिया है जबकि 27 गज़वात हैं, जबकि 12 गज़वात का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अताकामा डेजर्ट इज़ इन विच सिटी। तो अताकामा डेजर्ट जो है ना वो चिली में है। चिली का कैपिटल आपने एक तो याद रखना है, चिली का कैपिटल संतियागो होता है और अताकामा डेजर्ट मुख्तलिफ डेजर्ट के बारे में पूछा जाता है। तो आपने याद रखना है लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड जो है, ठीक है, वो पोलर के हवाले से जो है अंटार्कटिका है, अंटार्कटिक है डेजर्ट है। तो ये आपने याद रखना है। जैसे इतना दूसरा जो सहारा डेजर्ट है वो लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड है लेकिन हॉटेस्ट के हवाले से है, ठीक है। बाकी ये डिटेल्स है देख लें। तीसरे नंबर पे अगर पोलर डेजर्ट पूछता है तो वो सहारा है फर्स्ट हॉटेस्ट, जबकि थर्ड जो है ना पोलर के हवाले से। इसके अलावा गोबी डेजर्ट के बारे में पूछा जाता है तो ये मंगोलिया और चाइना के दरमियान में वाक़ है गोबी डेजर्ट, ये याद रखना है। इसके अलावा तकला मकान डेजर्ट के बारे में पास पेपर में पूछा गया तो तकला मकान डेजर्ट चाइना में वाक़ है। इसके अलावा लुत डेजर्ट है जो कि ईरान में वाक़ है। इसके अलावा खारान डेजर्ट के बारे में पूछा जाता है तो वो बलूचिस्तान में पाकिस्तान में वाक़ है। इसके अलावा पूछा जाता है कि कौन सा जो प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान है जिसमें डेजर्ट नहीं है, तो आपने याद रखना है कि वो केपी के है जिसमें कोई डेजर्ट नहीं है। इसके अलावा अगर कंटिनेंट का पूछता है तो आपने याद रखना है यूरोप है। इसके अलावा पाकिस्तान में कितने डेजर्ट है ये भी सवाल आता है, तो पाकिस्तान में 5 डेजर्ट है, ठीक है। जिसमें वो कहता है जी कि सिंध में जो डेजर्ट है वो एक है चोलिस्तान डेजर्ट, जो सिंध में है ना वो थर डेजर्ट है, जबकि पंजाब में चोलिस्तान डेजर्ट जिसे रूही भी कहते हैं, जबकि थल डेजर्ट है, ठीक है। इसके अलावा बलूचिस्तान में खारान डेजर्ट है, जबकि कटपाना डेजर्ट ये इंतहाई अहम है, याद रखना। कटपाना डेजर्ट कहाँ पे है? स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान में। पाकिस्तान में कितने डेजर्ट हैं? 5 है। एक है थर है जो कि लार्जेस्ट डेजर्ट है पाकिस्तान का, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने याद रखना है थल है, ठीक है, चोलिस्तान है, खारान है, कटपाना है। कटपाना जी चूँकि स्कर्दू में पहाड़ है, हम समझते हैं कि वहाँ पे डेजर्ट नहीं होगा, तो आपने याद रखें कटपाना डेजर्ट कहाँ पे है? स्कर्दू में है। इसके अलावा ये थर्ड डेजर्ट के बारे में इसका एरिया एक मतलब उसने पूछा था, ठीक है। तो 77,000 स्क्वायर माइल इसका एरिया है। अगर किलोमीटर में पूछता है तो 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इसको हम फर्टाइल डेजर्ट भी कहते हैं। अगर पूछते हैं ना कि फर्टाइल डेजर्ट इन द वर्ल्ड कौन सा है तो वो थर डेजर्ट है। थर डेजर्ट के बारे में आपने याद रखना है कि ये फर्टाइल डेजर्ट है, सबसे बड़ा डेजर्ट है, ठीक है, और ये कहाँ पे है? सिंध में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट 1974, यानी 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट जो इंडिया ने किए थे उसका क्या नाम रखा था? तो उन्होंने रखा था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ये याद रखना है। इंडिया ने कब एक तो अटामिक वो टेस्ट किए थे वो 1974, और नाम क्या रखा था? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। जब पाकिस्तान का जो था चाकी फर्स्ट
और अब पाकिस्तान ने कितने धमाके किए थे? 5 धमाके किए थे। कब किए थे? 28 मई 1998 को। ये याद रखो, पाकिस्तान ने कितने, ये सवाल आता है कि पाकिस्तान ने कितने वो धमाके किए थे? तो 5 किए थे। कहाँ पे किए थे? वो चागी डिस्ट्रिक्ट है बलूचिस्तान का, कोहिल, रास कोहिल के मकाम पे जो डिस्ट्रिक्ट है वो चागी है, वहाँ पे किए। चागी के हवाले से कहा जाता है कि सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी है। तो कब किए थे? 28 मई 1998 को। और 28 मई को हम यौम तकबीर, सवाल आ जाता है कि यौम तकबीर कब मनाया जाता है? तो 28 मई को हम यौम तकबीर मनाते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने जो फर्स्ट एटॉमिक इंस्टीट्यूट कायम किया था वो मार्च 1956 को उन्होंने किया था। जी, अगर न्यूक्लियर फादर ऑफ न्यूक्लियर पाकिस्तान का कहा जाए तो वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिनकी अक्टूबर में डेथ हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हेन जिन्ना ज्वाइन कांग्रेस, कांग्रेस को जिन्ना ने कब ज्वाइन किया था? तो 1906 में कांग्रेस को ज्वाइन किया था और 1920 में लेफ्ट कर दिया था, जबकि मुस्लिम लीग को 1933 में, ये इंतजाम है। इसके अलावा ये सवाल आता है कि परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल लीग 1934 में बने थे कायद आज़म, ये याद रखना है। कायद आज़म ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के परमानेंट प्रेसिडेंट जो थे वो 1934 में बने थे। 1934 में एक और भी है कि गांधी जी ने लेफ्ट कर दिया था हिंदुस्तान को। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज़ द जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएनओ? यूएनओ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो एंटोनियो गुटरेस हैं, ये सेकंड टर्म के लिए है। एंटोनियो गुटरेस के बारे में आपने याद रखना है, पुर्तगाल से इनका ताल्लुक है। पुर्तगाल के ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं 1995 से 2002 तक। ये याद रखना है कि एंटोनियो गुटरेस का ताल्लुक पुर्तगाल से, और प्राइम मिनिस्टर कब कब तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे? 1995 से 2002 तक। इसके अलावा जी यूएन हाई कमिश्नर भी हैं, ठीक है, यूएन हाई कमिश्नर भी रहे हैं ये 2005 से 2015 तक, ये यूएन हाई कमिश्नर रहे हैं। इसके अलावा ये जनरल सेक्रेटरी बने थे 2017 को, 5 साल के लिए, ठीक है। और ये सेकंड टर्म के लिए भी ये दोबारा एंटोनियो गुटरेस ही सेक्रेटरी है। मौजूदा अगर सवाल आ जाता है कि मौजूदा जो जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएन है वो कौन है, तो एंटोनियो गुटरेस। इसके अलावा इसका जो मशहूर आजकल सवाल पूछा जाता है, जो रिसेंटली करंट अफेयर में भी शामिल है, कि एंटोनियो गुटरेस ने कब विज़िट किया था पाकिस्तान का? तो वो 9 सितंबर 2022 को उन्होंने विज़िट किया था। नेक्स्ट 56 क्वेश्चन है हमारे पास, आपने पॉल्ट्री के सेलोनिम्स कौन से होते हैं? तो इनसिग्निफिकेंट, पॉल्ट्री का मतलब होता है कम, मिगर, नेग्लिजिबल, इनसफिशिएंट, स्कैटी, ट्रिवियल, ठीक है। ये पॉल्ट्री के सेलोनिम, पॉल्ट्री का मतलब होता है कम, कम मिकदार में। तो इनसिग्निफिकेंट, मीगर, नेग्लिजिबल, इनसफिशिएंट, स्कैटी, ट्रिवियल, ये इसके सेलोनिम है। नेक्स्ट 57 है कि एंटोनिम्स ऑफ अनोमलस, अनोमलस के एंटोनिम्स आपने बताने थे। वो यूजुअल है, नॉर्मल है, टिपिकल है। नेक्स्ट हमारे पास 58 है एंटोनिम्स ऑफ फेरल, एंटोनिम्स बताने थे फेरल के। फेरल के एंटोनिम्स होते हैं, ठीक है, टेम, पैट, जबकि फेरल का मानी होता है जो जंगली खुशियात रखने वाले जो होते हैं उनको हम फेरल कहते हैं, ठीक है। और टैम होता है सुधाए हुए, पेट, पालतू जानवर और जंगली जानवर में फ़र्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट 59 क्वेश्चन है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी इनर पार्ट ऑफ, इनर पार्ट ऑफ जो अर्थ को जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम जियो फिजिक्स कहते हैं। जबकि अगर जस्ट फिजिक्स के बारे में पूछा जाता तो ये स्टडी होती है मैटर और एनर्जी की प्रॉपर्टीज़ और नेचर की स्टडी को हम फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स की क्या डेफिनेशन बनेगी कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसको हम फिजिक्स कहते हैं। अगर सवाल आ जाता है कि जियोग्राफी किसे कहते हैं, जियो फिजिक्स क्या है? इनर पार्ट ऑफ अर्थ, जबकि जियोग्राफी क्या होता है? फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर, और उसके एटमॉस्फेयर जो होता है उसकी। अब ये सवाल पैदा होता है कि जियोग्राफी और जियोलॉजी में क्या डिफरेंस है? ये तो है फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ, अगर हम इसको स्टडी करेंगे तो वो जियोग्राफी होगा। जबकि अगर हम अर्थ इंटीरियर स्ट्रक्चर और उसकी कंपोजिशन, यानी अर्थ में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, उसको अगर हम स्टडी करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो जियोलॉजी बन जाएगा। तो जियोग्राफी फिजिकल फीचर जो ज़ाहिरी तौर पे नज़र आते हैं, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है कि द स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर ऑफ अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर
atmosphere and of human activity as it affects and is affected by these, including distribution of populations and resources and political and economic एक्टिविटीज़। इनकी हम जब स्टडी करेंगे तो जियोग्राफी होगा, जबकि हम इधर स्टडी करेंगे इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, अगर हम स्टडी करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, जियोलॉजी बन जाएगा। जबकि जियोफिजिक्स में हम इधर पार्ट ऑफ स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है कि 60 क्वेश्चन है कि इन विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड मैटर आर डिस्कस्ड। तो जो इकोनॉमिक्स की ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड मैटर्स को डिस्कस करते हैं, यानी बैरूनी ममालिक के साथ जो ट्रेड है उसके मामलात को देखते हैं तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। नेक्स्ट 61 क्वेश्चन है कि व्हेन राजा परवेज अशरफ वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। राजा परवेज अशरफ वो कब प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो वो बने थे 2012 में, ठीक है, और 2013 में तक रहे थे। ये शौकत अजीज़ के बारे में सवाल आता है जी कब प्राइम मिनिस्टर बने थे, 2004 में ये बने थे, ठीक है। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में आता है कि फर्स्ट टाइम कब वो बनी थी, तो ये बनी थी 1988 में, 2 दिसंबर। ये बड़ा मशहूर सवाल है। 2 दिसंबर 1998 से बनी थी और 1999 तक रही थी, ठीक है। और फिर मियाँ नवाज शरीफ के बारे में आता है कि फ़र्स्ट टाइम कब बने थे, तो ये 99 से 1993 तक बने थे, फिर 97 से लेकर 99 तक, और बीच में 96 से 97 तक बेनज़ीर भुट्टो थी, ठीक है। और फिर ये है कि लास्ट टाइम जो थर्ड टाइम्स जो प्राइम मिनिस्टर बने थे वो मिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ, वो कब बने थे, वो 2013 से 2017 तक। 2017 में आपने याद रखना है कि आपको डिसक्वालीफाई किया गया था 28 मई को। ये मशहूर सवाल है कि कब डिसक्वालीफाई किया गया था, तो 28 मई 2017 को आपको डिसक्वालीफाई कर दिया गया था। एक नवाज शरीफ के बारे में ये बड़ा मशहूर सवाल है, ये लाजमी पेपर में पूछा जाता है। फिर मिस्टर इमरान खान के बारे में पूछा जाता है कि इमरान खान कब बने थे, 2018 में बने थे और 2022 में। और 2022 में कब, तो ये 10 अप्रैल 2022 को आप नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट के तहत आपको हटाया गया था। ये याद रखना है कब, ये करंट अफेयर में पूछा जा सकता है कि 10 अप्रैल 2022, ये करंट अफेयर में है। फिर ये शहबाज शरीफ के बारे में ये सवाल आता है, आ सकता है और पूछा भी गया है कि ये शहबाज शरीफ कब प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो ये 11 अप्रैल 2022 को बने थे। डिसमिस तो ये 14 अगस्त 2023 को ये मतलब इनका टेनओवर पूरा हो गया था। अनवर काकर के बारे में करंट अफेयर में सवाल आ सकता है, ये कब बने थे, तो ये 14 अगस्त 2023 से आज तक मौजूद है और इनका ताल्लुक बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान प्रोविंस से। ये भी अक्सर पूछा जाता है बलूचिस्तान से कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनमें से अगर ये नाम आ जाए मिस्टर अनवारुल हक काकर तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास 62 क्वेश्चन है कि इन विच ईयर पाकिस्तान विल कंप्लीट टारगेट ऑफ एन अदर 8,800 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो वो 2030 तक तकरीबन 8800 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के आता है कि फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ बनाया गया था, कराची में। क्या नाम है, कनप जिसे कहते हैं, कराची एटॉमिक न्यूक्लियर, पता नहीं यू से क्या बनता है, मगर ये याद रखना है। और 137 मेगावाट इन्होंने फर्स्ट यूनिट से ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा की थी। और ये कब बना था, 1 अगस्त 1971 में। ये सवाल बड़ा मशहूर सवाल है कि पाकिस्तान ने पहला बिजली घर कब बनाया था, 1 अगस्त 1971 को बनाया था। नेक्स्ट हमारे पास है कि वन सुलह हुदैबिया वाज साइन। सुलह हुदैबिया 6 हिजरी को साइन हुआ था। सुलह हुदैबिया ऐसा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना 1400 फॉलोअर के साथ उम्रा की नीयत से गया है मदीना की तरफ। तो रास्ते में आपको रोक लिया गया और जो कि हुदैबिया के मकाम पे, जो कि मक्का से तकरीबन
14.5 किलोमीटर 14.5 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे उनको आप रोक लिया गया था और आगे जाने नहीं दिया गया था। फिर उनके दरमियान एक वायदा हुआ 10 साल के लिए कि 10 साल तक वो जंग शंग नहीं करेंगे। और इस वायदे को जो लिखा था वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लिखा था। तो और कुफार की तरफ से जो नेगोशिएटर थे उसमें सुहेल बिन अमर थे। ये आपने याद रखना है। ये सुलह हुदैबिया के हवाले से 6 हिजरी को हुआ। कितने साहबा को लेकर जा रहे थे? 1400 साहबों को। कहाँ पे आपको रोक लिया गया? हुदैबिया के मुकाम पर। हुदैबिया कहाँ पे है? 14.5 किलोमीटर पे है। ठीक है। और कितने साल के लिए इनके दरमियान वायदा हुआ? 10 साल के लिए हुआ। और वायदा को तहरीर किसने किया था? हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने। इसके अलावा कुफार की तरफ से कौन थे? सुहेल बिन अमर थे। ठीक है, तो ये है। और सुलह हुदैबिया जब हो रहा था तो वो कौन से सहाबी भाग कर, चूँकि सुलह हुदैबिया की शराइत में शामिल था कि कुफार की तरफ से जो भाग कर मुसलमानों के पास आएगा तो मुसलमान उसको वापस करेंगे, जबकि मुसलमानों की तरफ से जो उनके पास जाएगा तो वो वापस नहीं करेंगे। तो उसी दौरान अबू जंदल जो कि बेड़ियों में जकड़े हुए थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। तो नबी करीम ने चूँकि वादा के मुताबिक उसे वापस कर दिया। तो ये सवाल आता है कि कौन से सहाबी सुलह हुदैबिया के मकाम पर जब सुलह हुदैबिया हुआ था तो वो भाग कर आए थे? तो अबू जंदल थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ठीक है। और इसके अलावा सुलह हुदैबिया जब हो रहा था तो उस टाइम उस मौका पर कौन सी वाइफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके साथ थी? तो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी उस टाइम। और सुलह हुदैबिया को फ़तह मुबीन कहते हैं। सूरह फतह नाज़िल। ठीक है। तो फ़तह मुबीन, खुली फतह जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 64 है। इस्लामिक कैलेंडर इज़ बेस्ड ऑन। इस्लामिक कैलेंडर जो है वो किस पे बेस्ड है? तो हिजरत मदीना पे वो बेस्ड है। जो हिजरी कैलेंडर है जो हमारा, वो हिजरत मदीना जब स्टार्ट हुई थी वहाँ से हमने स्टार्ट किया। और असल में ये स्टार्ट हुआ था 16 हिजरी को। मतलब 16 हिजरी को बाकायदा ये हज़रत उमर ने स्टार्ट करवाया था हिजरी कैलेंडर। नेक्स्ट 65 क्वेश्चन हमारे पास है। व्हाट इज़ अ मटेरियल दैट इज़ प्रेस्ड इनटू द ग्राउंड टू बी रिसाइकल? तो वो पेपर है इसको हम ग्राउंड में रिसाइकल के लिए दबा देते हैं, तो वो पेपर है। नेक्स्ट हमारे पास है कि 66 क्वेश्चन है। ठीक है। उसमें है कि रेक्टेंगुलर बॉक्स हैज़ 5 मीटर हाइट, 3 मीटर विड्थ एंड 2.5 मीटर लेंथ। ये डायगोनल रेक्टेंगुलर बॉक्स है। तो इसकी जो हाइट है वो 5 मीटर है, विड्थ हमारे पास 3 मीटर है और जो लेंथ है वो 2.5 मीटर है। अच्छा, ये कहता है कि उस पर आपने पेंटिंग करना है 4 रुपये के हिसाब से फी स्क्वायर मुरबे मीटर है। तो कितना खर्चा आता है? तो सबसे पहले तो हमें उसका एरिया पता होना चाहिए। तो एरिया हम मालूम करने के लिए हम हमारे पास एरिया का फार्मूला होता है कि 2 इंटू विथ मल्टीप्लाई लेंथ प्लस हाइट प्लस मल्टीप्लाई लेंथ प्लस हाइट प्लस मल्टीप्लाई विड्थ। इनको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 7 स्क्वायर किलोमीटर आ जाता है। जबकि एक स्क्वायर मीटर हमें 4 रुपये में पड़ता है। तो हम 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी जो कि पेंटिंग में खर्च होगी। ये इस तरह आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 67 क्वेश्चन है कि 4/k प्लस 2 इज इक्वल टू x/3। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k इन टर्म ऑफ x? तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 12 - 2x/x इज इक्वल टू k आएगा। k की वैल्यू हमने मालूम करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है कि बर्थ ईयर ऑफ नबी पाक। नबी पाक की जो बर्थ ईयर है, ठीक है, वो कब हुई थी? तो अप्रैल 570 में आप मक्का मुकरमा में पैदा हुए और 8 जून 632 को मदीना में डेथ हुई थी। ये याद रखें। अप्रैल 570 में मक्का में पैदाइश होती है और 8 जून 632 में मदीना में डेथ होती है। तो ये सवाल है। आप जब 6 साल के थे, ठीक है, आपकी जो वालदा है उनकी डेथ हो गई थी। आपके बारे में सवाल आता है। 25 साल के थे जब आपने हज़रत खदीजा से शादी की।
इसके अलावा सवाल आता है कि पहली वही कब नाजिल हुई, तो 610 में नाजिल हुई थी, ठीक है। और जब पहली वही नाजिल हुई थी तो आप किस के उसमें थे, किसके हुजरा में थे, तो हज़रत खदीजा के। इसके अलावा 610 में चूँकि वही नाजिल हुई थी, 3 साल तक आपने खुफिया तबलीग की। 613 में आपने सरेआम तबलीग की, ठीक है। और 622 में आपने मक्का से मदीना हिजरत की। उस टाइम आपके साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। और सवाल आता है कि आप कौन सी सूरह तिलावत फरमा रहे थे, तो सूरह यासीन की तिलावत करते हुए आप मक्का से मदीना गए थे, ठीक है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ जंगें भी लड़ी गई हैं। 624 में थी बदर, ठीक है। इस तरह काफ़ी मतलब ये है। 632 में आपकी डेथ हो जाती है। 69 क्वेश्चन हमारे पास है कि चाइना सी पैक किसका एब्रीवेशन है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसको हम सी पैक कहते हैं। ये पार्ट क्या है, लार्जर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, इसका ये पार्ट है सी पैक। इसका मकसद क्या था, तो इम्प्रूव कनेक्टिविटी, ट्रेड, कम्युनिकेशन एंड ऑपरेशन बिटवीन कंट्रीज ऑफ रशिया, अनाउंस बाय चाइना इन 2013 में। ये लोग मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ जो है ना, उनके दरमियान उनको जोड़ना था, उनके दरमियान ट्रेड कम्युनिकेशन करनी थी, ठीक है। और ये याद रखना है कि सी पैक्स अनाउंसड कब हुआ था, 2013 में। जबकि ये स्टार्ट कब हुआ था, इस पे काम कब हुआ था, अप्रैल 2015 में, जब चाइना के प्रेसिडेंट जी चिनपिंग और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साइन 51 एग्रीमेंट्स किए थे। एक तो ये याद रखना है सी पैक के हवाले से। और उस टाइम जो इसकी वैल्यू थी वो $56 बिलियन, इसकी जो वैल्यू थी, कॉस्ट थी, वो थी। तो आपने याद रखना सी पैक के हवाले से। ये BRI का पार्ट है, 2013 में अनाउंस हुआ था, जबकि काम स्टार्ट हुआ 2015 में। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे जिन्होंने साइन किया था, और चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट थे वो जी चिनपिंग थे। और 50 हुए थे, $46 बिलियन, ये सारे सवाल पूछे गए। नेक्स्ट है कि विच गैस इज मोर पोटेंट देन कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो मेथीन है जो ज़्यादा है। इसको हम डैम्प गैस कहते हैं, बायोगैस भी इसे कहते हैं, ठीक है। और ये कहते हैं कि बायो गैस क्या होती है, बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड नेचुरली बाय एनारोबिक बैक्टीरिया, यानी जिसमें एरोबिक और एनारोबिक का वो है कि जिसमें ऑक्सीजन शामिल नहीं होती, ठीक है। इन म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट लैंडफिल्स एंड इज कॉल्ड लैंडफिल गैस, क्योंकि लैंडफिल गैस विद हाई मेथीन कंटेंट कैन बी डेंजरस टू पीपल एंड एनवायरनमेंट बिकॉज मेथीन इज फ्लेमेबल, क्योंकि मेथीन चूँकि जलती है इसलिए ये डेंजरस है। मेथीन इज आल्सो स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस। अगर सवाल आ जाता है ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो वो मेथीन है, ठीक है। CH4 इसका फार्मूला होता है। नेक्स्ट है कि केमिकल फार्मूला ऑफ शुगर का केमिकल फार्मूला आपने याद रखना है, C12H22O11, ये शुगर का फार्मूला है। इसके अलावा अगर पूछता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या फार्मूला है, तो NaHCO3 जिसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। बाई से याद करना है, बाई बेकिंग। और सोडियम कार्बोनेट, ये दो सवाल आते हैं। सोडियम कार्बोनेट उसका फार्मूला है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, तो Na2CO3 वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा, जबकि सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा कहते हैं। और जो शुगर का फार्मूला है C12H22O11 है, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच प्लैनेट मूव्स क्लॉकवाइज व्हेन इट इज सीन फ्रॉम अर्थ, ये वीनस है जो कि क्लॉकवाइज मूव करता है जब अर्थ से हम इसको देखते हैं। वीनस के बारे में बहुत से सवाल पूछे जाते हैं। इसको मॉर्निंग स्टार कहते हैं, इवनिंग स्टार कहते हैं, ब्राइटेस्ट स्टार कहते हैं, हॉटेस्ट स्टार कहते हैं, ट्विन ऑफ अर्थ, क्योंकि इसकी जो साइज वो तकरीबन अर्थ जितना है, तो इसीलिए हम इसे ट्विन ऑफ अर्थ भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 73 क्वेश्चन कि व्हाट्स द नेम ऑफ बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है उसको हम ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। और ये 12 नवंबर 1893 को ये बनी थी। टोटल इसकी जो लेंथ है वो करंट आपने याद रखनी है 2670 किलोमीटर है। इसकी लेंथ आपने याद रखनी है, पहले 2252 होती थी, ठीक है, तो वो अब चेंज हो गई है। 2670 किलोमीटर इनकी टोटल लेंथ है। और ये ड्यूरेंट लाइन
को ड्यूरेंट लाइन क्यों कहते हैं कि ये दो बंदे थे, एक ब्रिटिश थे, सर हेनरी मोर्टिमर ड्यूरेंट, उसके नाम पे इसको मोर्टिमर ड्यूरेंट उसके नाम पे इसको ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। वो कौन थे? फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ कॉलोनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब इंडिया में ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी तो उसके वो फॉरेन सेक्रेटरी थे। और दूसरी तरफ अब्दुलरहमान ख़ान, उनके दरमियान ये जो कि अमीर ऑफ अफ़गानिस्तान थे, उनके दरमियान ये बाउंड्री खींची गई थी, जिसको हम ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। और 1893 में 12 नवंबर 1893 में ये बाउंड्री बनी थी। नेक्स्ट 74 क्वेश्चन है बॉर्डर बिटवीन आज़ाद कश्मीर एंड इंडियन लीगल ऑक्युपाइड कश्मीर। उनके बाद जो बॉर्डर है उसे हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल का पुराना नाम था सीज़ फायर लाइन, जो कि 1949 में ये बनी थी सीज़ फायर लाइन। इस सीज़ फायर लाइन को हम लाइन ऑफ कंट्रोल में चेंज किया गया था 2 जुलाई 1972 को शिमला एग्रीमेंट हुआ था। उसके तहत सीज़ फायर लाइन जो कि 1949 में बनी थी उसको चेंज कर दिया गया। अब आपने याद रखना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल की जो लेंथ है वो करंट जो लेंथ है 861 किलोमीटर है, जो कि और लाइन ऑफ कंट्रोल किन के दरमियान है? आज़ाद जम्मू कश्मीर और इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर। पहले होता था इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, अब इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर। अब ये भी आपने याद रखना है, चेंज हो गया। ठीक है, तो ये कंट्रोवर्शियल लाइन है, उनके दरमियान अक्सर इन पे झगड़ा रहता है। ठीक है, इसके अलावा रेड क्लिफ लाइन के बारे में, जो कि पंजाब और इंडिया में है, 2100 किलोमीटर है। वर्किंग बाउंड्री जो हमारे पास है, जो कि सियालकोट साइड पे है, पाकिस्तान की तरफ से सियालकोट है और दूसरी तरफ से कश्मीर है, इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर, उसके साथ मिलती है। 202 किलोमीटर इनकी लेंथ है वर्किंग बाउंड्री की। आपने याद रखना लाइन ऑफ कंट्रोल की 861, रेड क्लिफ 2100, जबकि वर्किंग बाउंड्री 202। इसके अलावा आपने याद रखना पाकिस्तान की ईरान के साथ जो बाउंड्री लाइन है वो 909 किलोमीटर है, जबकि चाइना के साथ 599। ये लेटेस्ट जो मैप पाकिस्तान का बना था उसके तहत ये है। कोस्टल लाइन जो है 1058 किलोमीटर है। नेक्स्ट 75 क्वेश्चन है कि गुलाखेल कोयल साइट इज इन विच प्रोविंस, तो ये KPK में है। फिर नेक्स्ट है कि बॉर्डर इन सर क्रीक इज कॉल्ड, उसको हम बनगंगा कहते हैं। 96 किलोमीटर उसकी लेंथ है, जो कि इंडियन गुजरात और सिंध प्रोविंस के साथ ये अटैच है। सर क्रीक चूँकि पानी की पट्टी है और पानी की पट्टी को उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट 77 क्वेश्चन है कि द वर्ड इस्लाम मीन्स, इस्लाम का मतलब सबमिशन होता है। ये चंद वर्ड्स होते इस्लाम में जो यूज़ हुए, उसमें इस्लाम का मतलब सबमिशन है। अगर दूसरा का मतलब पूछा जाए तो वो अवॉइड होता है। जबकि हज का मतलब पूछा जाता है तो टू इंटेंड द जर्नी होता है। ज़कात का मतलब होता है टू प्योरीफाई, पाक करना। ठीक है, तो ये आपने याद रखना। नेक्स्ट 78 क्वेश्चन है हमारे पास कि ज़कात मेंशन इन विच आर्टिकल ऑफ 1973, तो ज़कात कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो 31 है। बेसिक आर्टिकल्स मैंने एक वीडियो में डिस्कस किए हैं, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसके जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के जो पहले 50 क्वेश्चन है वो एक प्लेलिस्ट में जाके वो भी आप विज़िट करके देख लें। ठीक है, अब ज़कात के बारे में है कि ऑर्डर ऑफ ज़कात, यानी मसारिफ़ ज़कात सूरत तौबा में बयान हुआ है। नमाज और ज़कात का जिक्र 22 टाइम्स टुगेदर है। ठीक है, और मेंशन इन द होली कुरान, ज़कात इज़ मेंशन इन द होली कुरान 32 टाइम्स है। ज़कात 32 मरतबा कुरान मजीद में ज़िक्र है। 22 टाइम्स नमाज के साथ उसका ज़िक्र है, जबकि बाकी 32 टाइम्स अलग है। गोल्ड जो है उस पर ज़कात कितनी हो? 7.5 तोले अगर गोल्ड होगा तो आपको ज़कात देना पड़ेगी। सिल्वर 52.5 तोले होता है। अगर 5 कैमल्स हैं, 40 गोड्स हैं, 3 कॉज है उस पर। उसमें आता है कि मसारा ज़कात चूँकि 8 है, उसमें गरीबैन का मतलब होता है डिबेटर, यानी जो जिन्होंने कर्ज देना हो। तो ये इरीगेटेड लैंड पे आप जो अगर है इरीगेटेड लैंड बाई रेन वाटर है तो उससे 1/10 अगर आप ज़कात देते हैं। अगर वो आर्टिफिशियल सोर्सेज है, यानी ट्यूबवेल हो गया, ठीक है, उससे अगर आप करते हैं या नहर से आप ज़मीन को इरीगेट करते हैं तो उसके लिए 120 है। अगर आप किसी में को माइन आ जाता है तो उस पर 15 है।
ठीक है। और फेक इनकम टैक्स होता है जो कि हम नॉन मुस्लिम से एक्वायर करते हैं उनकी ज़मीनों पे। अच्छा, वेट ऑफ बॉल यूज इन हॉकी, हॉकी में जो बॉल यूज़ होती है उसका वेट पूछा गया था पेपर में, तो वो 5.5 टू 5.7 ओज है। जबकि अगर ग्राम में पूछा जाए तो 156 टू 163 ग्राम है, 156 से 163 ग्राम है। हॉकी के बारे में पूछा जाता है, मुख्तलिफ गेम्स के बारे में प्लेयर के पूछा जाता है, तो हॉकी में 11 प्लेयर्स होते हैं। ठीक है। उसके अलावा उसकी पिच जो है ना, उसकी वो पूछा जा सकता है कि मेजरमेंट कितनी होती है, तो वो 91.5 मीटर लॉन्ग होती है, जबकि 55 मीटर वाइड होती है। और हॉकी को हम नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की हॉकी फेडरेशन 1948 में बनी थी। इसके अलावा पाकिस्तान वर्ल्ड कप जो जीत चुका है वो 4 मरतबा है, 1971, 1978, 1982 और 1984। ये सवाल पूछा जाता है कि पाकिस्तान हॉकी वर्ल्ड कप कितने टाइम जीत चुका है, तो 4 दफ़ा है वो। बेशक आप डेट भी याद कर लें कि उनमें से पूछा था कि पाकिस्तान किस साल वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट नहीं जीत सका, तो ये आप चूँकि याद होंगे तो आप फिर आप उसको क्लियर कर सकेंगे। इसके अलावा 2 टाइम्स आपने सिल्वर मेडल हासिल किया है, कौन कौन से, 1975 में और फिर 1919 में आपने सिल्वर मेडल हासिल किया है। इसके अलावा मैं गोल्ड मेडल ओलंपिक में 3 टाइम्स है, आपने याद रखना। ओलंपिक का अगर जिक्र आ जाता है उसमें अगर गोल्ड मेडल की बात करता है वो 3 टाइम्स है, अगर वर्ल्ड कप की बात करता है 4 टाइम है। तो ओलंपिक में 3 टाइम्स गोल्ड मेडल है, उनमें 1960 है, 1968 है और 1984 है। इसके अलावा ये बड़ा मशहूर सवाल है कि फ्लाइंग हॉर्स किस प्लेयर को कहते हैं, समीउल्लाह खान को हम चूँकि पाकिस्तान से ताल्लुक था और फ्लाइंग हॉर्स कहते थे, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। नेक्स्ट 80 क्वेश्चन है हमारे पास कि टाइगर वुड्स इज प्लेयर ऑफ विच गेम, तो टाइगर वुड्स कौन सी गेम का जो प्लेयर है, तो वो गोल्फ का है। फिर नेक्स्ट 81 क्वेश्चन है कि चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन वो सैयद आरिफ हुसैन है। नेक्स्ट 82 क्वेश्चन है कि ओल्ड नेम ऑफ कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान, तो वो शालकोट है, कोयटा को ओल्ड नेम है, क्योंकि बलूचिस्तान का कैपिटल कोयटा है, उसका ओल्ड नेम आपने याद रखें शालकोट है। मुख्तलिफ ओल्ड नेम पूछे जाते हैं, तो उसमें साहिवाल है, मोंटगोमरी, इन्होंने साहिवाल का पुराना नाम अगर पूछा जाए तो मोंटगोमरी है, जो कि 11 नवंबर 1996 में चेंज हुआ है। ठीक है। और साहिवाल के हवाले से हड़प्पा के बारे में पूछा जाता है तो वो ये 28 मील दूर है। ठीक है, साहिवाल से। फिर फैसलाबाद के बारे में पूछा जाता है, फैसलाबाद का पुराना नाम लाइलपुर था, जो कि 1 सितंबर 1977 में चेंज हो गया था। ठीक है, तो ये याद रखना है, साहिवाल का पुराना नाम मोंटगोमरी है, जबकि फैसलाबाद का लाइलपुर है, जो कि 1977 में चेंज हुआ था। लाहौर का पुराना नाम अगर पूछता है तो वो महमूदपुर है, तो ये याद रखना है कि महमूदपुर। और इस्लामाबाद का पूछता है तो राजशाही है। ठीक है, कराची का पूछता है तो कराची है। फिर इट इज़ 3 क्वेश्चन है कि बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह सहरवर्दी वाज फेमस फॉर, वो पॉलिटिक्स के लिए मशहूर थी। ठीक है, पॉलिटिक्स में थी और इसके अलावा डिप्लोमेट भी थी, ये दोनों बातें याद रखनी है, कल पर्सनैलिटी भी थी और डिप्लोमेट भी थी। आपने एक इसकी जो है फ्रॉम पर्दा टू पार्लियामेंट, ये किताब बड़ी मशहूर है। ये पूछा जाता है कि फ्रॉम पर्दा टू पार्लियामेंट किसने लिखी है, तो बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह। ठीक है, ये फर्स्ट फीमेल 2 थी पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली के, तो उनमें से एक ये भी थी। ये याद रखना, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली की जो फर्स्ट फीमेल है वो बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह है। इसके अलावा आप एम्बेसडर रही हैं 1964 से लेकर 1967 तक, आप मोरक्को में पाकिस्तान के एम्बेसडर रही है। नेक्स्ट है कि वर्ब्स हैव हाउ मैनी मोड, तो वर्ब के 3 मोड्स होते हैं। वो क्या होता है, मैनर इन विच द एक्शन डोनेटेड बाय वर्ब, यानी किस तरह एक्शन वकू पजीर हुआ है उसको मोड कहते हैं। वो 3 टाइप के होते हैं, इंडिकेटिव मूड होता है, ठीक है, इम्पेरेटिव मूड होता है और सब्जेक्टिव मूड होता है। ये 3 तरह के मूड होते हैं। तो उसमें ये है कि इंडिकेटिव मूड में क्या होता है कि जस्ट हम कोई आप बात बताते हैं तो उसको हम इंडिकेटिव मूड कहते हैं। ठीक है, ही राइट्स अ स्टोरी, वो कहानी लिखते हैं, जस्ट हमने एक बात बता दी। अगर आप सवाल पूछते हैं तो आस्क अ क्वेश्चन, तो उसके लिए भी जो मूड यूज़ होगा वो क्या होगा, उसको भी हम इंडिकेटिव मूड कहते हैं। आर यू वेल, क्या आप ठीक है। जी। तो इंडिकेटिव मूड में क्या होता है कि जस्ट आप कोई बात बताते हैं या कोई बात पूछते हैं, जबकि इम्पेरेटिव मूड में आप कमांड देते हैं, वेट है या इंतज़ार को,
या अगर आप कोई बात करते हैं ज़ोर देते हैं उस पर, जैसे ट्राई टू डू बेटर, या आप एंट्रेट यानी कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए भी हैव मर्सी अपॉन अस, हम तेरे आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा बैकग्राउंड भी साथ में होता है कि जब आप किसी सेंटेंस का मानी ले रहे होते हैं तो बैकग्राउंड वो बताता है कि यहाँ इस इल्तिजा की जा रही है, ठीक है, ज़ोर दिया जा रहा है, ये उस पूरे पैराग्राफ से आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो इम्पेरेटिव मूड में आपने याद रखना है कमांड देते हैं या किसी बात पे ज़ोर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, या प्रेयर भी करते हैं तो उसको इम्पेरेटिव मूड कहते हैं। याद रखना है कि इम्पेरेटिव मूड में कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, प्रेयर करते हैं या किसी बात पे जोर दें। जबकि सब्जेक्टिव मूड में आपने याद रखना है आप विश होप को एक्सप्रेस करते हैं। अब किसी के लिए आप अच्छी ख्वाहिशात जो है उसको डिस्क्राइब करेंगे तो वो सब्जेक्टिव मूड बन जाएगा, ठीक है। या आप क्या करते हैं, कोई ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं, डेथ वी रिकमेंडेड दैट द सब्सक्रिप्शन बी इंक्रीज टू 10 रुपीज़, ठीक है। हमने तजवीज़ दी कि क्या है जो चंदा है जो है वो 10 रुपए तक बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो सब्जेक्टिव मूड दो तरह से होता है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होता है जिसमें आप विश या होप को डिस्क्राइब करते हैं, डिज़ायर को डिस्क्राइब करते हैं। जबकि पास्ट में आपने चंद वर्ड्स देखने हैं उसमें भी आप विश को कहते हैं, वो सिचुएशन हमारे पास अनरियल सिचुएशन होती है। ये याद रखना है कि पास्ट में अनरियल सिचुएशन होती है। इसमें ना आपने याद रखना है कि वर्ब के बाद क्या होता है, जैसे आई विश आ जाए, आई विश आ जाए तो आई वर हो जाए, आई विश आई वर अ मिलियनर, काश के मैं करोड़पति होता, तो आई विश आई वर अ मिलियनर। इसके अलावा अगर आफ्टर इफ़ टू एक्सपेक्ट इम्प्रोबेबिलिटी या अनरियलिटी, अगर आप इफ़ के बाद आप कोई अनरियल चीज़ को डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं तो फिर भी आपका जो मूड होगा वो पास्ट सब्जेक्टिव मूड बन जाएगा और आप पास्ट टेंस यूज़ करोगे। इफ़ आई वर यू आई शुड नॉट डू, अगर मैं आपकी जगह, जैसे वैसे तो आप आई के साथ वाज यूज़ करते हैं लेकिन चूंकि ये विश बयान की जा रही है इसलिए हम वाज को ना लेके हम वर लिख रहे हैं। ऊपर में भी आई विश आ जाए तो आप वाज नहीं लिखते, वर लिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर इट इज़ टाइम आ जाए तो उसमें भी आप पास्ट टेंस यूज़ करेंगे, इट इज़ टाइम वी स्टार्टेड, ठीक है। तो आपने याद रखना इट इज़ टाइम आ जाए तो हम नेक्स्ट में पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। अगर वुड रादर आ जाए, ठीक है, तो फिर भी आप पास्ट टेंस यूज़ करेंगे। वैसे सिर्फ वुड आ जाए तो हम किसी भी सेंटेंस में वुड के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, लेकिन वुड रादर जब आ जाए तो हम क्या करते हैं, वो सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। आई वुड रादर यू वेंट बाई एयर, मेरे बेहतर है कि तुम क्या है बाई एयर जाओ। नेक्स्ट 85 क्वेश्चन हमारे पास कि हाउ मैनी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज डिड नॉट यूज़ यूरो करेंसी, तो 7 जो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ हैं वो यूरो करेंसी यूज़ नहीं करते। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन कब बनी थी, 25 मार्च 1957 को ये बनी थी, ठीक है। इसके अलावा याद रखना है कि कब बनी थी, 25 मार्च 1940। इसके साथ दो मतलब ट्रीटी साइन हुई थी। इसमें एक था कि यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनी थी, दूसरा यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी बनी थी जिसे यूरोटम कहते हैं, ठीक है। ये कब बनी थी, 1 जनवरी 1957 को, 58 को। और करंट मेंबर्स यूरोपियन यूनियन के आपने याद रखना है 27 है, पहले 28 होते थे, जिसमें 31 जनवरी 2022 को ब्रिक्स के तहत यूके जो है उसने यूरोपीय यूनियन को लेफ्ट कर दिया था, ठीक है। तो ये याद रखना है कि वो कौन सा सॉवरेन कंट्री है जिसने यूरोपीय यूनियन को लेफ्ट किया था, वो यूके है। नेक्स्ट 86 क्वेश्चन है कि यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को यूआरएल कहते हैं। फिर 87 है कि टर्म कोल्ड वाज कॉइन्ड बाय बर्नार्ड ब्रूच, उसने ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी। नेक्स्ट 88 क्वेश्चन है कि समी ऑफ विटुपरेट, विटुपरेट के का मतलब होता है कि ब्लेम और इंसल्ट समन इन स्ट्रांग और वायलेंट लैंग्वेज, यानी सख्त किस्म की लैंग्वेज किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने को विटुपरेट कहते हैं, ठीक है। अब्यूज इसका सिनोनिम होता है। अगर आपने इसके और सिनोनिम्स देखने हो तो इंग्लिश सिनोनिम्स की सीरीज चल रही है, उसमें आप मुख्तलिफ वर्ड जो पास पेपर में आ चुके हैं उनके सिनोनिम्स देख सकते हैं। नेक्स्ट 89 क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ सिप्रस पूछा गया था, तो निकोसिया है। 90 क्वेश्चन है कि फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो मलिक गुलाम मोहम्मद है। उर्दू का पहला अखबार कौन सा था, तो जामे जहां नुमा था। अगर पाकिस्तान का पहला उर्दू अखबार पूछा जाए तो वो अमरोज़ है, ये याद रखना है। बर सग़ीर का अगर पहला अखबार पूछता है तो जामे जहां नुमा, जबकि पाकिस्तान का उर्दू पहला अखबार अमरोज़ है।
इसमें वो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सा लफ्ज़ दुरुस्त नहीं है, तो कमीज़ दुरुस्त नहीं है। इजिज़ का मतलब इनकसारी होता है। फिर 95 क्वेश्चन है कि प्रोफेसर सुहेल और सेमी किस नावल के किरदार हैं राजगीत के। इसके अलावा अस्करी और अकबरी किस नावल के किरदार है, ये सवाल पूछा जाता है, तो ये मिरातुल उरूस डिप्टी नज़ीर अहमद का है, उसके ये किरदार है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है कि अवामी शहर किसको कहा जाता है, तो नज़ीर अकबर आबादी को कहा जाता है अवामी शहर। ये एक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आपने एक आदमी नामा एक नज़म भी बड़ी मशहूर है, वो भी पूछी जाती है कि किसने लिखी है, तो नज़ीर अकबर आबादी। इस वीडियो में हमने तकरीबन 96 क्वेश्चन को सॉल्व किया जो कि हमें मिले हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। तो अगर आपको इससे फ़ायदा हुआ है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, मेहनत करें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। पाकिस्तान जिंदाबाद।